जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 6 के बारे में, ऑफ ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में देखेंगे। और इसमें धारा 100 और धारा 101 जो कि पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 299 और 300 में वर्णन किया गया था, वो यहाँ पे दिया गया है। हम लोग इस अध्याय को 2-3 वीडियो में या कई वीडियो में जितने में कवर हो सकेगा, छोटे छोटे वीडियो में बना करके कवर किया जाएगा। एक एक धाराओं पे चर्चा करते चलते हैं। कुछ बदलाव के साथ है, बहुत बदलाव नहीं है। खासकर कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में तो कहीं कुछ बदलाव नहीं है। बाकी आगे की धाराओं में कुछ बदलाव है, तो उसको आगे देखा जाएगा। हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से अपने मेमोरी को रिफ्रेश कर लिया जाए। धारा 100 जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के बारे में बताता है। अब एक कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में बहुत बारीक अंतर होता है। समझिए कि प्रोबेबिलिटी की बात आती है। जो प्रोबेबिलिटी का 1% कम होगा, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने में, तो कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी अगर जो 100% हो गई तो वो सीधे सीधे मर्डर की श्रेणी में आ जाता है। अब हम लोग देखते चलते हैं, उसी हिसाब से व्याख्या करेंगे। धारा 100 कह रहा है 100 whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death or with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। ये जो शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, likely to cause death, likely by such act to cause death, तो ये कहीं ना कहीं जो ये likely to शब्द है, यही होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में अंतर क्रिएट करता है। हिंदी वर्जन इसका ये है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी कारित क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है। ये लाइकली टू शब्द है, संभाव्य है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इतनी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इसको 100% मान लिया जाए कि हाँ एकदम उस कार्य से उसकी मृत्यु हो ही जाएगी, उसका इंटेंशन जो है उससे मृत्यु हो ही जाएगी। तो उस कंडीशन में ये कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि वह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे। कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वो आपराधिक मानववध का अपराध करता है। अब इलस्ट्रेशन इसका देख लीजिए। ए लेज स्टिक्स एंड टर्फ ओवर ए पिट with the intention of thereby causing death or with the knowledge that death is likely to be thereby caused, Z believing the ground to be firm, treats on it, falls in and is killed. A has committed the offence of culpable homicide। क एक गड्ढे पर लकड़ियाँ और घास इस आशय से बिछाता है कि उसके द्वारा मृत्यु कारित करे, या यह ज्ञान रखते हुए बिछाता है कि संभाव्य है कि उससे उसके द्वारा मृत्यु कारित हो। यह विश्वास करते हुए कि वह भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है और उसमें गिर पड़ता है और मारा जाता है। क ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। देखिए यहाँ पर संभावनाएं उसकी बचने की हैं, तो अब वो बच नहीं पाया, तो उस कंडीशन में इसके कार्य से जो इसका इंटेंशन है ए के द्वारा और उसका परिणाम यदि मृत्यु हो जा रहा है, बच नहीं पा रहा है व्यक्ति, तब यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हो जा रहा है। अब देखिए बी कह रहा है कि ए नोन जेड टू बी बिहाइंड ए बस, बी डज नॉट नोन इट, ए इंटेंडिंग टू काज आर नोइंग इट टू बी लाइकली टू काज जेड्स जेड, induces B to fire at the bus, B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offence, but A has committed the offence of culpable homicide।
यहाँ पर भी देखिए संभावना की गुंजाइश को लेकर के चला गया है, और उसी के कारण जो है यहाँ पर भी कल्पेबल होमिसाइड आ रहा है, मर्डर शब्द नहीं आएगा। क्योंकि जहाँ किसी की मृत्यु कारित की जा रही है, भले ही इंटेंशन हो, लेकिन वहाँ कहीं संभावना शब्द घुसा हुआ है, तो वो डायरेक्टली मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर जो डेथ हो जाती है उसके कार्य के द्वारा, इंटेंशन से जो कार्य किया जा रहा है, तो वहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। हिंदी वर्जन कह रहा है कि क यह जानता है कि यह एक झाड़ी के पीछे है। ख यह नहीं जानता। यह की मृत्यु करने के आशय से या यह जानते हुए कि उसने यह की मृत्यु कारित होना संभाव्य है, ख को उस झाड़ी पर गोली चलाने के लिए को प्रेरित करता है। ख गोली चलाता है और यह को मार डालता है। यहाँ यह हो सकता है कि ख किसी भी अपराध का दोषी न हो, किंतु क ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है, क्योंकि क को पता था और ख के द्वारा कराया जा रहा था। अब तीसरा इसका उदाहरण देख लीजिए। ए बाई शूटिंग एट ए हॉल विथ इंटेंट टू किल एंड स्टील इट kills B, who is behind a bus, A not knowing that he was there. Here, although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide, as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. तीसरा उसका जो इलस्ट्रेशन है, ये बहुत ही मतलब इसका जो तीनों इलस्ट्रेशन है, एक प्रकार से समझिए कि बहुत ही स्पष्ट समझाने वाला है। इसमें अगर जो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको एकदम कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में अंतर समझ में आ जाएगा। क एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर ख को जो एक झाड़ी के पीछे है मार डालता है, किंतु क यह नहीं जानता कि ख वहाँ है। यहाँ यद्यपि क विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानववध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय ख को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके जिससे उसकी मृत्यु कारित करना संभव है जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। अब तीनों उदाहरण में आप देखेंगे तो सिर्फ संभावनाएं हैं। एक में तो सीधे सीधे उसको पता नहीं है कि क्या कर रहा है, तो जो दो बी और सी का जो उदाहरण दिया गया है इसमें सीधे सीधे व्यक्ति को बरी कर दिया जा रहा है। कारण कि उसको तो पता ही नहीं कि वो कार्य कर रहा है, उसके कार्य से किसी की मृत्यु होने वाली है। लेकिन जिस व्यक्ति को जानकारी है और संभावनाएं हैं कि उसे मृत्यु कारित हो सकता है, तो वह व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आएगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ए पर्सन हु काजेज बॉडीली इंजरी टू एन अदर हु इज लेबोरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिजीज और बॉडीली infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. कोई व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंगशैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षतिकारित करता है और उसके द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित हो कर देता है और उसकी मृत्यु कारित करता है, तो यह समझा जाएगा कि वो उसका मृत्यु कारित करता है। मतलब एक हृष्ट पुष्ट आदमी है, उसको अगर जो आप कोई मारेंगे तो हो सकता है कि एक मुक्का मारने से उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन वहीं पे अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब कोई अंग विकार से संबंधित है, जैसे मान लीजिए उसका लीवर ही डैमेज है और लीवर पे एक मुक्का मार दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मृत्यु कारित कर दिया गया है और ये कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाएगा। अब स्पष्टीकरण 2 देख लीजिए। कह रहा है कि वेयर डेथ इज काजेज बाई बॉडीली इंजरी, द पर्सन हु काजेज सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव caused द डेथ, although by resorting to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. अब दूसरा इसके ठीक जो है एक प्रकार से कंट्राडिक्ट टाइप की बात कर रहा है कि जहाँ शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो
उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा यदि भी उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। मतलब इस बात का प्ली कभी नहीं लिया जा सकता है कि हमने तो ठीक है गोली चला दिया था, हो सकता था कि उसका इलाज होता तो बच जाता, इसलिए हमारे द्वारा मारा गया व्यक्ति कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आता। ये प्ली नहीं लिया जा सकता है। कारण क्योंकि जो आपका एक्ट है, भले उस व्यक्ति को बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था, ये मायने नहीं रखता है। आपके कार्य का अगर जो परिणाम मृत्यु है और दूरस्थ परिणाम एक प्रकार से कह लीजिए संभावना के रूप में है, तो संभावना अगर जो एक्यूरेसी में बदल जाती है तो उस कंडीशन में कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण 3 कह रहा है एक अलग किस्म का, द काजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born। पिछले जो धारा हम लोग आईपीसी में पढ़े थे, धारा 299, उसमें भी यही तीनों स्पष्टीकरण थे और तीनों इलस्ट्रेशन थे, और इसमें जो परिभाषा धारा 299 में दिया गया था वही परिभाषा धारा 100 में दिया गया है। स्पष्टीकरण 3 कह रहा है कि माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु किसी जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यदि उस शिशु ने श्वास नहीं ली हो या उसने पूर्णतः जन्म न लिया हो। इस धारा का एक्सटेंशन एक प्रकार से उस व्यक्ति पर भी किया गया है जो व्यक्ति धरती पे आया ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन वो एक प्रकार से मिसकरेज की भी श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि मिसकरेज एक अलग अपराध होता है। यहाँ ये बात सीधे कह रहा है कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आएगा। कब आएगा? यदि वो व्यक्ति ऐसा है जो कि उसका कोई भी अंग बाहर निकल आया है लेकिन उसने श्वास भी नहीं लिया है और उसकी मृत्यु कोई कारित कर देता है किसी भी कारण से, चाहे महिला को चोट पहुंचा करके, चाहे उसका कोई एक प्रकार से एक्सीडेंटल करके, कुछ भी किसी भी कारण से, तो वो भी एक कह रहा है कि कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ सकता है। लेकिन आगे जब हम लोग देखेंगे तो उसमें शल्य क्रिया वगैरह को जो है छूट मिली हुई है, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सेप्शन पढ़ा था, जनरल एक्सेप्शन अपवाद, पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, तो उसमें ये इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई शल्य क्रिया करता है और उस दौरान भले ही कोई व्यक्ति बॉर्न होता है या बॉर्न नहीं हुआ है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो किसी माँ को बचाने के पर्पज से यदि इस तरह का शल्य क्रिया किया जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में नहीं आता। लेकिन जहाँ इंटेंशन है कि हमको उस अनबॉर्न चाइल्ड को ही मारना है, तो यहाँ एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि मिसकरेज की श्रेणी में कब आएगा और कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में कब आएगा। यानी कि यदि गर्भावस्था में अंदर पेट में बच्चा है और उसका कहीं से मिसकरेज होता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ जो ये बात कह रहा है कि यदि कोई ऐसा शिशु है जो कि अगर उसका कोई अंग बाहर आ गया है लेकिन उसने श्वास भले नहीं लिया है, अगर उसका कोई इंटेंशन क्रिएट है माँ को कि मारा जाए, उसके बच्चे को मारा जाए, तो यहाँ पे कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाएगा। अब इसके बाद आता है मर्डर। ये धारा 101 में दिया गया है। चूँकि मैंने पहले ही कह दिया था कि वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो में इसको पूरा पार्ट को डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक जो हम लोगों ने धारा 100 का इंडिग्रेंट्स देखा कल्पेबल होमिसाइड का, तो उसमें हमें लगता है कि आप लोगों को मेरी बात ज़रूर समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ संभावना से संबंधित है। संभावना जब एक्यूरेसी में बदल जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड की श्रेणी में आ जाता है। स्पष्टीकरण में 3 बातें कही गई हैं, तीनों अलग अलग चीज़ों को समझाने के लिए कहा गया है। उसी प्रकार से इलस्ट्रेशन में उदाहरण में भी 3 उदाहरण दिए गए हैं, वो भी उस धारा को समझाने के पर्पज़ से ही दिया गया है, ताकि आपको इस बात को समझ में आए कि कल्पेबल होमिसाइड है क्या। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आया होगा और मैं अगले वीडियो में पुनः इसको कंटिन्यू करूँगा।
जाने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए, और अन्य लोगों को भी शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। नया एक्ट है, कहीं ना कहीं से हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाया होगा, कुछ परसेंटेज ऐसे होंगे जो कि विधि व्यवसायी हैं या कंपटीटर हैं, वो नो डाउट ज़रूर पूरा पढ़ लिए होंगे, लेकिन सामान्य अधिवक्ता वर्ग कम्प्लीटली नहीं पढ़ा होगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि धीरे धीरे एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे तो पूरा का पूरा भारतीय न्याय संहिता कवर हो जाएगा। मैंने अन्य सब्जेक्ट में भी भरपूर वीडियो बना दिया है, उसको भी कृपया आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।